में मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग। आज तो शुरुआत हमको HDFC बैंक से ही करनी है। जैसे कह रहे थे ना, वो बहुत टाइम से बुल्स कह रहे थे आइए, आपका इंतज़ार था। फाइनली वो स्लंबर से जाग कर पिछले 2 महीने में शानदार मोमेंटम आए यहाँ पर। लेकिन ये अभी भी एक टेक्निकल फैक्टर है। उसके अलावा क्या अभी इन लेवल्स पर ये स्टॉक बाय है, या मतलब क्या आपका क्या व्यू है? एक ऐसा स्टॉक जिसने इतना पैसा बना के दिया, उसके बाद 4 साल की अंडर परफॉर्मेंस, क्या अब ये कुछ मोमेंटम दिखा रहा है यहाँ पर? देखिए अनुज जी, हम स्टॉक पे तो कमेंट नहीं करेंगे, बट यही करेंगे कि जब बैंकिंग सेक्टर के अंदर में आज की तारीख में रिलेटिवली सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन है इसमें इंडस्ट्री में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक, टू व्हीलर स्टॉक, केमिकल, जो भी ले लीजिए इंडस्ट्री को, बैंकिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सबसे कम है। और खासकर उन बैंकों की जिसके अंदर में एम्बेडेड है इंश्योरेंस कंपनीज, AMC, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी। अगर आप इनकी जो सम ऑफ पार्ट जिसे कहेंगे उस हिसाब से देखेंगे तो इनकी वैल्यूएशन काफी, मतलब रिलेटिव टू द मार्केट, सारी जितनी बैंकें इंटीग्रेटेड हैं सबकी काफी कम है रिलेटिव टू द मार्केट। एक नंबर 2 इज कि ये काफी अनइन्वेस्टेड हो गए थे शेयर, बिकॉज सबके म्यूचुअल फंड में थे पैसे, बट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा था। और आज भी आप देखेंगे अनुज जी, ये बढ़ेंगे, मार्केट भी बढ़ती है, ये भी बढ़ेंगे, बट आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो वीक रहेगा कि अगर आपने इन बैंक्स पे फोकस किया। बिकॉज जो बेसिक इशू बैंक का जो है, सब्सिडी को छोड़ दीजिए, वो ये है रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, विच इज मनी की वैल्यू जो आपकी FD बना रहे हैं सेविंग की जगह बढ़ गई है। और डिमांड, उनकी जो कॉर्पोरेट डिमांड है वो तो बहुत कम हो गई है, और जितना इक्विटी इशू हो रहा है अनुज जी, उससे कारण और भी घट रही है। तो सारी डिमांड जो है पर्सनल लोन पे आजकल टिकी हुई है बैंकों की ना। उसके ऊपर RBI की भी नजर है, मार्केट की भी सिचुएशन ये है, लोग डिस्ट्रेस में है पर्सनल। तो जो पोर्टफोलियो ऑफ लोन है वो डिटेरियोरेट हो रहा है, जो पोर्टफोलियो ऑफ डिपॉजिट है उसमें कॉस्ट बढ़ रही है, और उसी कारण से ये बैंकों की वैल्यूएशन रिलेटिवली अब मार्केट से काफी पीछे चल रही है। बिल्कुल। तो ये होगी बात खैर बैंकों की। ओवरऑल अगर आप अजय जी एक व्यू देखें मार्केट में, कंसेंसस ये रहा है कि अब इस मार्केट में लार्ज कैप में अभी भी कंफर्ट है, निफ्टी अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा फ्रॉथ है। लेकिन पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही बन रहा है इवेंचुअली। तो ऐसे में आप करें क्या? देखिए, इस दुविधा का रास्ता एक ही है, दुविधा का रास्ता एक ही है कि आपको सेक्टर और कंपनी चूज करनी पड़ेंगी। अगर आपने मिड कैप केमिकल में आप बने रहे पिछले 1.5 साल में, तो आपकी रिटर्न शायद नेगेटिव होगी, जीरो होगी। अगर आपने इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में गए, ऑटो एंसिलरी में गए, तो आपकी रिटर्न बहुत बेहतरीन आएंगे। तो इसका आंसर मिड कैप को आप एक सेगमेंट मत लीजिए, आप ये देखिए कि आपको किस इंडस्ट्री में फोकस करना है और वहां पे आप अपना निवेश करिए। अब केमिकल, जैसे एग्रोकेमिकल है, 2 साल 3 साल से नहीं चल रहे, डिमांड फॉल है, प्राइस फॉल है, तो उसके अंदर में अगर आपने निवेश डाला हुआ है तो स्ट्रगल करते हैं आप। दूसरी बात, इस क्वेश्चन ऑफ मोमेंटम, आपको ये भी देखना है कि जो इंडस्ट्री आपके पास में जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस इंडस्ट्री का क्या मोमेंटम है और उस स्टॉक का क्या मोमेंटम है। कई शेयर बेहतरीन है, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, एक कॉटन टेक्सटाइल कंपनी है यान की, इंडियाज लार्जेस्ट, वर्ल्ड आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट कंपनी होगी। बेहतरीन फाइनेंशियल है, बेहतरीन है, बट पिछले 15 साल से उसकी पी लो सिंगल डिजिट में चलती आ रही है, इनॉर्मस कैश प्रॉफिट बनाता है। तो कई बार क्या होता है कि स्टॉक का मोमेंटम देखिए, सो इंडस्ट्री देखिए, इंडस्ट्री मोमेंटम एंड स्टॉक मोमेंटम। आज की तारीख में भी आप देखेंगे ऑटो एंसिलरी इंजीनियरिंग कंपनी में लगते हैं एक्सपेंसिव, बट उनकी ग्रोथ मार्केट बहुत जबरदस्त है। पूरा यूरोप धीरे धीरे अब खाली हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग से, और इंडियन कंपनी टेक ओवर कर रही है। हम अमेरिका फोकस करते हैं, बट ऑटो एंसिलरी यूरोप में जाके, तो वो जो एक सेगमेंट है उसके अंदर में, चाहे मिड कैप में लीजिए, स्मॉल कैप में लीजिए, आपको बेहतरीन अभी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इंजीनियरिंग में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो मिड कैप को मत उसको सोचिए कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, और वहां पे अपना निवेश करिए और वहां पे बैठे रहिए। अभी तो मार्केट में और इंडियन कंपनी में बहुत दम है कि यूरोप वगैरह पूरा जो आप देख रहे हैं, डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है यूरोप पूरा, और उसका बेनिफिट इंडिया को बेहतरीन आएगा। हम चाइना +1 कहते हैं, मैं तो कहता हूँ यूरोप से सबसे बेनिफिट कहीं नहीं आएगा इंडिया को, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हम करेंगे यूरोप को। अच्छा अजय जी, अभी आपने इस वार्तालाप में, इस बातचीत में कमोडिटीज़ में केमिकल्स का जिक्र किया। एक और कमोडिटीज़ का चंग जिसको मुझे मालूम है आपने बहुत अच्छी तरीके से खेलता है, वो मेटल्स थे, फेरस नॉन फेरस बोथ ग्रुप। वहाँ पे आपका टेक क्या है? क्योंकि यहाँ पर अभी भी इंडाइसेस जो है वो हायर लेवल्स, थोड़े बहुत डिप्स है, बट ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी पे है। मेटल्स पे आपका टेक क्या है? कमोडिटीज़ का दूसरा चंक।
देखिए, नॉन फेरस में हमारा हमेशा से स्ट्रांग व्यू रहा है कि ये स्टॉक चलेंगे और ये और भी चलेंगे। और अभी तो अब मैंने बताया कि अगले 20 साल तक, 10 से 20 साल तक नॉन फेरस स्टॉक्स इतना रिटर्न देंगे आपको डिविडेंड में और कैपिटल गेन में कि, और विद श्योरिटी कि आपको वॉलेटिलिटी होगी बट श्योरिटी, बिकॉज एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सप्लाई लिमिटेड है और कुछ भी नया आने से पहले 10 साल लगते हैं। कोई नई माइन खोलने में 10 साल लगेंगे आपको, इन्वायरमेंट ग्रुप पीछे पड़े हैं आपके। तो जो जिसके पास माइंस है, जो सप्लाई चेन है, जिसके पास पूरा चीज है, उसके लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी अगले 15 साल में कोई नहीं होगा। बिकॉज ईवी पे आ रहे हैं हम लोग, एल्यूमिनियम यूज हो रहा है, कॉपर यूज हो रहा है, जिंक यूज हो रहा है। तो नॉन फेरस की तो मैं आई थिंक पूरे सेगमेंट के अंदर में इसमें आप डटे रहिए। ये कई बार अंडर परफॉर्म करेगा, पेशेंस टेस्ट करेगा, बट आप अगर इसके डिविडेंड और कैपिटल गेन देखेंगे, सेकेंड टू नन होंगे दुनिया के अंदर में। और जो भी मौका मिले मेरे हिसाब से, अगर आपका पोर्टफोलियो बनता है तो मेरे हिसाब से फेरस की जगह नॉन फेरस जाइए। फेरस में प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर में कि आपको गवर्नमेंट पॉलिसी में डिटरमिनेट है। अगर एंटी डंपिंग आ गई तो आपका फेरस स्टॉक ऊपर चले जाएंगे। आज की तारीख में इंपोर्ट आने शुरू हो गए चाइना से, और तो आपका प्राइस नीचे हो जाएंगे। वो प्रॉब्लम इसके अंदर में नहीं है, बिकॉज ये रॉ मटेरियल इनके पास में, इसमें कोई चारा नहीं है। आपको एल्यूमिनियम चाहिए, जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, आप कुछ कर नहीं सकते। इंडिया के पास कॉपर नहीं है तो इम्पोर्ट होकर रहेगा। तो उस हिसाब से नॉन फेरस फेरस से ज्यादा हमको लगता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म जो मोनोपोली है 5-6 कंपनियों की ग्लोबली और इंडिया में 2 कंपनियों की, वो कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा अजय जी, अभी आपसे बात जब मैं कर रहा हूँ तो उस वक्त ऑलमोस्ट निफ्टी फार्मा एट 19936 अपने करियर हाई पे है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा वाइड कर दें, इस बातचीत के दायरे को बढ़ा दें, आई मीन फार्मा कंपनियां, डायग्नोस्टिक कंपनियां और हॉस्पिटल स्टॉक्स पर तो सबने पैसा कमाया, सारे ऑल टाइम हाई पे हैं। इस बास्केट में आपके प्रेफर्ड क्या है इस वक्त? देखिए, इस फार्मा कंपनी के अंदर में इंडियन जेनेरिक फार्मा में आप बेहतरीन रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस कंपनी में। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट से कम रिटर्न देती है फार्मा, देती है 3 से 5 साल के साइकिल में 1 से 2 साल का रिटर्न देती है, उसके बाद में ये ठंडी हो जाती है। ये भी वही केमिकल वाला साइकिल है पूरा, कि आपको 2 साल बहुत बढ़िया देगी रिजल्ट और उसके बाद में 3 साल में कुछ नहीं करेगी आपको। तो आज की तारीख में एंट्री करके फार्मा के अंदर में आप अबव मार्केट रिटर्न नहीं, मुश्किल है कमाना मेरे हिसाब से। और इन्होंने काफी टाइम लिया है, ड्यूरेशन लिया है, आपने देखा होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स देखी होंगी, एक हाई आने में काफी लंबा ड्यूरेशन लिया है। आप उसको कंपेयर करिए, अगर आपने ऑटो एंसिलरी में डाला होता, या एयरलाइन में डाला होता, या होटल में डाला होता, या मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक में डाला होता, इंफ्रास्ट्रक्चर डाला होता, तो वो आपके रिटर्न मल्टीप्लाई करते मच फास्टर। आज की दुविधा क्या है मार्केट में, सबको बताता हूँ, सबके पास आइडियाज बहुत है, पैसा लिमिटेड है, और उस हिसाब से आपको एलोकेशन करना पड़ेगा कि आपके लिए फार्मा स्टॉक है कि हॉस्पिटल स्टॉक। हॉस्पिटल तो एक मोनोपोली है, आपको बनाना हॉस्पिटल, वही नॉन फेरस वाली बात है। 7 से 8 साल हॉस्पिटल बनाने में लगते हैं, 5 साल ब्रेक इवन में लगते हैं, टीम ऑफ डॉक्टर आने में 5 साल लगते हैं, 15 साल का जेस्टेशन है नए हॉस्पिटल का हिंदुस्तान के अंदर में। तो जो डटे हुए हैं, जिनके पास लोकेशन है, जगह है, वो सुपीरियर प्रॉफिट कमाते रहेंगे लगातार। आपने देखा होगा आज भी हॉस्पिटल चेन में उनके जो टॉप 5 हॉस्पिटल्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं 75% ऑफ रेवेन्यूज एंड 90% ऑफ प्रॉफिट्स। सिर्फ 5 अस्पताल, ओके, हर चेन में देखेंगे आप। तो वो मोनोपोली चलती रहेगी, रिटर्न आते रहेंगे हॉस्पिटल में, और इसको बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। फार्मा तो खैर नए नए केस आ रहे हैं फार्मा के अंदर में, और आपने देखा कईयों ने हमें बताया भी है, जेनरिक कंपनी ने, कि हमारे 20 से 25% ग्रोथ होगी। वहां भी यही है, 3 फार्मा कंपनी ग्रो करती हैं, 2 डी ग्रो करती हैं। आपने अभी देखा एक बहुत बेहतरीन कंपनी जिन्होंने एंटीबायोटिक अपना अनाउंस किया, 25 साल तक वो स्टॉक बैठा रहा एक जगह, 25 साल अंडर परफॉर्म किया। एक एंटीबायोटिक के डिस्क्लोजर से उस स्टॉक ने सारी कमी पूरी कर दी। तो इस स्टॉक में लक भी है, पेशेंस भी है, और इसलिए ऑड्स आपके रिटर्न कमाने के इतने अच्छे नहीं है जबकि अदर इंडस्ट्रीज में है। बिल्कुल। अच्छा, एक स्पेस जहाँ पर बहुत पैसा बनाया पिछले 1 साल में अजय जी, वो है टेलीकॉम, और सभी स्टॉक्स ने छप्पर फाड़ के पैसा दिया। इवन जो वहाँ पर डॉग ऑफ द स्टॉक था वो भी लोअर लेवल से 70% भाग चुका है। यहाँ पर क्या अभी भी ये जो फंडामेंटल तेज़ी है, स्ट्रक्चरल तेज़ी है, वो इंटैक्ट है? अनुज जी, हमारे राय में तो अभी ये शुरू हुआ है, बिकॉज एक जो रास्ता खुला है वो है प्राइस इंक्रीज का। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था पिछले 5 साल में जियो की एंट्री के ऊपर में, जब एंट्री लेवल प्राइसिंग करके मार्केट को काफी उन्होंने हिलाया था। अब तो बड़ी क्लैरिटी आ गई है
कि सबसे अब वो भी प्राइस जो वॉर थी वो खत्म हो चुकी है। आपके रेट मेरे हिसाब 3 से 5 साल के अंदर में दुगने होने वाले हैं डेटा के और वॉइस के। इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, खर्चा हो चुका है, रिटर्न की बारी है अब। तो अगर आप समझते हैं छप्पड़ फाड़ के, तो उसकी अगली डेफिनेशन क्या होगी रिटर्न आने की, ये आप बता दीजिए। हिंदी में आप माहिर है कि अभी तो रिटर्न आना बाकी है मेरे हिसाब से, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इस स्टॉक्स के अंदर में। नहीं खैर, मैं मेरा काम सवाल पूछना है और इसके लिए मैं उसी पर स्टक रहूँगा। खैर हाँ, रिटर्न्स अभी शायद बनने शुरू हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, एक फाइनली ब्लॉकबस्टर मूवी बहुत टाइम के बाद आ गई, कल्कि। देखी क्या आपने? नहीं देखी नहीं है, देखी नहीं है, देखने ओके। की कोशिश करेंगे लेकिन अभी देखी नहीं है। आपने देख ली सर? नहीं, मैंने नहीं अनुज जी, देखी, मैंने नहीं देखी हाँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल आपने पाया फिर। सिनेमा का स्टॉक देखा होगा, आपने पीवीआर का हाँ, स्टॉक मेरा देखा होगा। सवाल वही था कि पीवीआर के स्टॉक पर अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? देखिए, अब मैं अभी कहूंगा, बाद में बहुत दोस्त हैं, अजीज दोस्त हैं जी, बट वही है, सबसे बड़ी गलती करी है इन्होंने। आपका इंडिगो और किंगफिशर का डिफरेंस है ये, आप ये समझ लीजिए। शायद वो क्योंकि उन्होंने मर्जर किया वो चीखें निकल जाएंगे, फाइनेंशियल निकल जाएंगे, बट बिल्कुल मुद्दा वही है। इंडिया को चाहिए है इंडिगो, जहां पे अब मास है, बल्क है, इकोनॉमिक प्राइसिंग है। आप इंकरेज करिए पीपल को पिक्चर आने में। आपने इंडियन कस्टमर को उल्टा चूज कर दिया कि यार इसको चूज लो अच्छी तरीके से, एक बार आ गया तो 3,000 रुपए लेके जाएगा हमारे से। जब तक वो फिलॉसफी आप चेंज नहीं करेंगे, ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। जिस दिन ये आपने चेंज कर दी फिलॉसफी, कस्टमर इज किंग, उसको वैल्यू देनी है मुझे एंटरटेनमेंट के लिए, ये स्टॉक बेहतरीन है। सेम इशू है, कोई कंपटीशन नहीं है इसके अंदर में, कोई दूसरी चेन इंडिया में है नहीं। मोनोपोली है दुकानों में, मॉल्स के अंदर मोनोपोली है, तो ये नहीं कि नया सिनेमा खुल सकता है एक मॉल में 2 सिनेमास। सब कुछ ठीक है इस कंपनी में, सिर्फ मैनेजमेंट का एटीट्यूड है कि एक एटीट्यूड कहेगा वैल्यू दें कस्टमर को, दूसरा जो कहता है कि यार चूज लो इसको अच्छी तरीके से, आ गया है तो पॉपकॉर्न इसको 800 का ही देंगे, उससे कम का नहीं देंगे, कॉस्ट चाहे 50 रुपए की है। जिस दिन ये शिफ्ट हो जाएगा ये स्टॉक फ्लाई कर जाएगा, और इसीलिए अंडर परफॉर्म करता है। केवल आपको हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी परचेजिंग पावर है, उसको वनस्पत देख के चलेंगे, ये स्टॉक फ्लाई करेगा। मोनोपोली है, इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और जिस दिन ये चेंज हो जाए, जी आई एम द फर्स्ट बायर बैक, बहुत होल्डिंग थी बेच दी, कई सालों से नहीं है। फिलॉसफी चेंज इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड स्टॉक के लिए। जिस दिन आपको लगे मैनेजमेंट फिलॉसफी चेंज कर दी है, ये स्टॉक बेहतरीन है। मोनोपोली है, लाइक अ हॉस्पिटल की तरीके से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, शायद पिक्चर नहीं जाएंगे, बट अगर ये वैल्यू दे देगा तो आप पिक्चरें भी देखने जाएंगे। यानी अनुज, अब की बार अगर आप मूवी देखने जाएं और पॉपकॉर्न का वो एक एटलीस्ट छोटा वाला अगर आप पैक भी 100 रुपये मिल जाए तो अजय जी खरीद लेंगे पीवीआर उस वक्त। बात बहुत तर्कसंगत है सर आपकी, इसमें मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ। अच्छा, अब आते हैं एक दो स्पेस पे और जहाँ पे मूव अच्छे हैं। इस बार इस साइकिल में अजय जी, वोल्टास ने भी और हेवल्स ने पैसा कमा के दिया, जो कि पिछली बार 2023 में मिस कर गए थे। डिक्सन को देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कितना बड़ा पैसा बना यहाँ पर। अब यहाँ पर व्यू क्या है आपका वाइट गुड सेगमेंट पे? देखिए, वाइट गुड सेगमेंट का व्यू है कि एयर कंडीशनिंग मार्केट तो शायद इनकैश करेगी, अच्छा इनकैश करेगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे जून के अंदर में। पूरा सेगमेंट बेहतरीन काम कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है। बट ड्यूरेबल सेगमेंट में हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है इस समय, बिकॉज हमने जो नेगेटिव स्टैंस लिया है, बिकॉज कंज्यूमर बाइंग बहुत कम होती जा रही है। और यही व्यू है अप्रैल की इंडस्ट्री पे भी, कंज्यूमर बाइंग कम होती जा रही है। ड्यूरेबल पे भी आप देखेंगे कंज्यूमर बाइंग कम होती जा रही है। एसी तो लेने पड़े लोगों को, गर्मी है, 50 डिग्री की हीट थी, और कूलर और एसी, और उसकी आप रिजल्ट देखेंगे जून में। बट जनरली देखेंगे इंडस्ट्री ग्रोथ आज की तारीख में स्ट्रगल कर रही है। कई कंपनियां जैसे आपने नाम लिया उस कंपनियों में, उसमें एक अलग एडवांटेज है कि वो आपके वायर्स भी बेचती हैं और अदर चीज बेचती हैं जो आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आती है। सो खासकर वो कंपनी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सप्लाई कर रही है प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एंड दिस थिंग, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो प्योर ड्यूरेबल कंपनीज है, आई थिंक उनकी डिमांड, एक्सेप्ट एसी कंपनी सब, उनकी डिमांड में स्ट्रगल रहेगी इस साल में। और मेरे हिसाब से बजट से हमें ये उम्मीद है, थोड़ी सी उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट की ट्रेजेक्ट्री है स्पेंडिंग की और लिबरल की, थोड़ा सा अगर कंज्यूमर की तरफ चली जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय, तो आई थिंक इस इकोनॉमी के अंदर में कंज्यूमर परचेज पावर बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी, अगर आप पूरे बाजार में इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम देखेंगे आज, वो है कंज्यूमर बाइंग की, वहीं पे सब कंपनी की प्रॉब्लम है। और अगर बजट थोड़ा सा ट्वीक कर दे उसको, वो कमी भी पूरी हो जाएगी।
ओके, चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में Thank you. शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।